नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर पब्लिश कर दिया है और उसमें आईबीपीएस ने बताया है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी एसओ, ये 6 एग्जामिनेशन इस साल में वो कब कब लेने वाला है। अब यार जो लोग इस फिराक में थे, यार मुझे करियर बनाना है, एक अच्छे सेक्टर में बनाना है, अच्छा सेक्टर यानी जहां पर मुझे अच्छा खासा पैसा मिले, जहां पर मुझे अच्छी खासी इज्जत मिले, तो वो सेक्टर में अगर करियर बनाना है तो वो सेक्टर आपके सामने है, एग्जाम की डेट आपके सामने है। मैं इस सेशन में बात करने आया हूं, अगर आपने मन बना लिया है इन सारे एग्जाम्स को देने का, तो फिर कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, उन सिलेबस में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आप जल्दी से जल्दी फटाफट कवर कर लोगे तो आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस हो जाएंगे। ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगर हाँ, आपने अगर मन नहीं बनाया है तो भी मेरे पास कुछ आप लोगों को बताने के लिए है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन क्यों कंसिडर करने चाहिए। सबसे बड़ा रीजन तो आपके सामने बोर्ड पर है। पिछले साल सिर्फ 6 एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, 6 बैंकिंग एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, सिर्फ ये 6 एग्जामिनेशन में लगभग लगभग 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। और ये सिर्फ पिछले साल नहीं थी, 2024 में भी यही सिनारियो था, 40-50 हजार के बीच में वैकेंसीज। 2023 में भी यही सिनारियो था, 40 से 50 हजार के बीच में वैकेंसीज। 2022 में 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज। यानी अभी तक की यह हिस्ट्री रही है, बैंक एग्जामिनेशन में 40 से 50 हजार के बीच में वैकेंसीज आती है। पिछले साल के मैंने 6 एग्जाम्स की बात करी है, इसमें छोटे बड़े इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन मिला दूं तो ये 45 से 50 हजार के आसपास पिछले साल का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो इतने बड़े स्केल पर वैकेंसीज निकलती है। और सबसे मजे की बात, तो 6 एग्जामिनेशन हर साल कंफर्म होते ही होता है, 6 मिनिमम 6 हर साल होते ही होते हैं, मिनिमम 6 एग्जामिनेशंस। और सबसे मजे की बात है, उन 6 एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 3 ही एग्जामिनेशंस देनी है। किसमें 2 देनी होती है, किसमें 3, डिटेल में आगे बात करने वाला हूं इसी वीडियो में। पर यार 4 सब्जेक्ट पढ़ के मिनिमम 6 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आपके पास 40 से 50 हजार के बीच में वैकेंसी होने वाली है। इसका मतलब अगर सिंसियरली अगला 1 साल आप अपने करियर के लिए पढ़ाई करोगे, सिंसियरली, सीरियसली नहीं करना है, सिंसियरली अगर अगले 1 साल पढ़ाई करोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है इन 40 हजार में से एक वैकेंसी आप ले जाओगे अगले 1 साल के अंदर। तो बस यहीं पर हमारा सारा खेल है और थोड़ा डिटेल में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये आईबीपीएस का कैलेंडर है, एग्जामिनेशन के डेट्स, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम मेंस कब होगा, आईबीपीएस क्लर्क का प्री मेंस कब होगा, आरआरबी पीओ का प्री मेंस कब होगा, क्लर्क का प्री मेंस कब होगा, ये डेट्स डिटेल में इसके ऊपर ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ कैलेंडर के ऊपर। इनकेस किसी ने देखा नहीं है तो वो देख लेना, है ना। अब ये टाइम लाइन के हिसाब से यहां पर मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है। अगस्त में एक ही एग्जामिनेशन देनी है, सितंबर में कोई एग्जाम नहीं है, अक्टूबर में 2 एग्जाम्स, है ना, पीओ का मेंस और क्लर्क का प्रीलिम्स, नवंबर में आपका आरआरबी पीओ का प्री, फिर दिसंबर में पहले क्लर्क का मेंस, फिर आरआरबी क्लर्क का प्री और फिर आरआरबी पीओ का मेंस एग्जामिनेशन, अगले साल जनवरी में आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन। ये टाइमलाइन के हिसाब से मैंने दिखा दिया, ठीक। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इस टाइमलाइन के लिए जो भी सिलेबस में डिस्कस करने वाला हूं वो सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बात करूंगा वो सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है उसके ऊपर। बट आप डिटेल में स्ट्रैटेजी चाहते हो, हाँ, तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप स्ट्रैटेजी चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे बस स्ट्रैटेजी कमेंट कर देना, है ना, स्ट्रैटेजी कमेंट कर देना। ये सारा सिलेबस जो अभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। बैंकिंग एग्जामिनेशन के आगे के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रह सकते हो, सचिन सर बैंकिंग वाला, है ना, टेलीग्राम पे सर्च करना, वहां पे मैं आपको सारे अपडेट रेगुलर बेसिस पे देता रहता हूं, है ना, सचिन सर बैंकिंग वाला। अब चलो बात करते हैं कि बैंकिंग को करियर चूज करे कि नहीं। सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं भैया। हाँ, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, वो बाद में देख लेते, पहले यही देखते कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया कि 40 हजार से ज्यादा वैकेंसीज आती है एक साल में, 12 से 15 एग्जामिनेशन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एग्जामिनेशन निकली, 40 हजार वैकेंसी उसी एग्जाम के अंदर फिल हो गई, आपको सिर्फ वही एक मौका मिला, नहीं, आपको अलग अलग 12 से 15 मौके मिलेंगे बैंक और इंश्योरेंस दोनों सेक्टर को मिला के,
है ना। सिर्फ बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो हर साल 9 एग्जामिनेशन कंफर्म होती है, 9 एग्जामिनेशन कंफर्म श्योर शॉर्ट होती है। उसमें से 6 जनरलाइज होती है, 6 सभी दे सकते हैं, 3 कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की होती है, उनसे होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये है यार 40,000 वैकेंसीज हर साल निकल रही, 40 से 50 से हजार बीच, इनके बीच में। सैलरी की बात करूं सर, पहली सैलरी 30,000 से ज्यादा आपको मिलती है। अगर किसी के अंदर ज़्यादा जज्बा है, किसी के अंदर पढ़ने की सिंसियरिटी ज़्यादा है, किसी को लगता है नहीं मेरे ज़िंदगी में सपने बड़े हैं, तो वो 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी भी इन्हीं एग्जाम्स को क्लियर करके पा सकता है। SBI PO का एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी आपको SBI PO में मिलती है। लोकेशन टू लोकेशन वैरी करते रहती है, बट SBI PO में इस साल 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था अगर आपका पोस्टिंग मुंबई में होता है तो आपका CTC 20.45 लाख का होगा। 1.5 लाख से ज्यादा पहली सैलरी मुंबई जैसे रीजन में आपको मिलती है। दिल्ली में सेम सिनेरियो, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, टियर A सिटी में आप SBI PO बनते हो, 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी लेते हो। कौन दे रहा है आज के टाइम में? देखो यार, आज के टाइम में इतनी सैलरी के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी 30,000 की सैलरी ऑन एन एवरेज नहीं मिल रही। ऑन एन एवरेज 30,000 की सैलरी 4 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद भी नहीं मिल रही। अब आप मुझे कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स बता दोगे, बात बिल्कुल सही है। वो गिने चुने एग्जाम्पल्स के लिए उनको अच्छे यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज से 4 साल मेहनत करनी पड़ी तब है। इधर आप 1 साल मेहनत अच्छे से ढंग से करोगे तो आप ये चीजें पा सकते हो। मैं खुद इंजीनियर हूँ, हाँ डिस्क्लेमर दे दूं, मैं खुद इंजीनियर हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे इंजीनियर हैं, मैंने सबकी हालतें देखी हुई है ना। तो आज के टाइम में यार किसी को डीमेन करने की बात नहीं है, किसी को छोटा बड़ा कहने की बात नहीं है, बट अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक एग्जाम्स ही दो, नहीं कह रहा हूं, बट यस अगर आपके पास वो सिंसियरिटी है कि जिसमें आप अगले 1 साल तक सही से पढ़ाई कर सकते हो। क्या सही से पढ़ना है आपको बता दिया जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है। आपके पास बस वो सिंसियरिटी है कि आप कर लोगे तो फिर ये फील्ड आपके लिए है। अगर आपके पास वो सिंसियरिटी नहीं है तो गलती से भी आना मत, क्योंकि ये 40,000 वैकेंसीज के लिए 40 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। 40,000 वैकेंसीज के लिए 40-50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे जो सिंसियर है। ये बिल्कुल नहीं चाहिए यार पढ़ाई में पहले से तेज हो, और ये भी नहीं चाहिए कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस है तो आपका ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स से हुआ हो, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, आर्ट से किया हो, कॉमर्स से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। तीसरा फायदा ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। नोटिफिकेशन आने से लेकर सिलेक्शन होने तक 8 या मैक्सिमम 10 महीने के अंदर सारा का सारा प्रोसेस निपट जाता है। नोटिफिकेशन से आपका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आने तक 8 या 10 महीने में आपका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट होती है ना। और सबसे मजे की बात है, ये जो 12-15 एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, इनमें सिलेबस सेम होता है। सेम सिलेबस, एक ही सिलेबस पढ़कर आप सारे एग्जाम देते हो, है ना। मतलब ये नहीं कि इस एग्जाम के लिए अलग पढ़ा, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, नहीं, सेम सिलेबस। वही सिलेबस आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में सारे बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में वही पढ़ना है। हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम देने हैं, तो एक एडिशनल सब्जेक्ट इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेगी मेंस में। बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपको सारी जगह सेम मिलेंगे, सेम सिलेबस, है ना। और इसका स्केड्यूल फिक्स रहता है। 15-16 जनवरी को कैलेंडर आता है और इसका स्केड्यूल फिक्स होता है। क्या स्केड्यूल है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। तो यार ये बेनिफिट है बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करने के, है ना। अपॉर्चुनिटीज अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2025 में 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई थी। IBPS भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक में रिक्रूटमेंट करने के लिए एग्जामिनेशंस लेता है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इन सारे बैंक्स में रिक्रूटमेंट के लिए IBPS एग्जामिनेशंस लेता है। तो इन बैंक्स में आप 2 डेजिग्नेशन पर रिक्रूट होते हो एग्जामिनेशन क्लियर करके, या तो क्लर्क वाले डेजिग्नेशन पर या फिर ऑफिसर वाले, है ना। तो अब ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप क्लर्क की पोजीशन लेके खुश रहने वाले हो या आपके नाम के सामने ऑफिसर वाला टैग लगने वाला है ना। आपके माँ बाप भी गर्व से कह सकेंगे यार मेरा बेटा या मेरी बेटी ऑफिसर है, इस फलाने बैंक में ऑफिसर
है ना। अभी कुछ अपने ऑफिसर है सोशल मीडिया पर, है ना, तो उनके मतलब 2-2 3-3 साल पहले उनकी नौकरी लगी, एग्जामिनेशन क्लियर हो गए हैं, तो अभी मतलब उनके पोस्ट देख के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो कोई अपनी सैलरी से मम्मी पापा को घुमाने ले जा रहा है, कोई अपनी सैलरी से मम्मी पापा के जो सपने थे उनको पूरा कर रहा है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में एक अपनी ऑफिसर है चंडीगढ़ में, उसने एक नई कार ली और उस नई कार में अपने मम्मी पापा को घुमा रही थी, ऐसा कुछ उसने पोस्ट डाला था। तो वो मम्मी पापा को भी प्राउड मोमेंट रहता है यार, कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया, ऑफिसर बना है ना। तो इंश्योरेंस सेक्टर में LIC, NICL, NIACL ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं, और रेगुलेटरी बॉडीज़ में RBI, नाबार्ड और सेबी के एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जामिनेशंस के लिए आपको फेज 2 में कुछ अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इसके लिए अभी फेज 2 में सिर्फ इंश्योरेंस अलग पढ़ना पड़ेगा। आपके सामने जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन सारे एग्जामिनेशन के लिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सेम है। रेगुलेटरी बॉडी में भी वही चीज़ें हैं, इंश्योरेंस में भी वही चीज़ें हैं, बैंकिंग में भी वही चीज़ है। 3 सब्जेक्ट A to Z सेम है, बस एक सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। रेगुलेटरी बॉडीज में फेज 2 थोड़ा और ज़्यादा अलग हो जाता है। तो ये वाला सिनारियो है ना। अब थोड़ा सा बैंकिंग एग्जामिनेशन का आपको आइडिया देता हूं, है ना, फिर सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखना, मैंने कहा था कि आपको 3 एग्जामिनेशन देने होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसमें से प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन आप क्लरिकल लेवल के लिए दोगे। अगर आपको किसी भी बैंक में या इंश्योरेंस में क्लर्क बनना है तो सिर्फ 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स दे दो, क्वालिफाई कर लिया, मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स लाओगे उन मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन क्लर्क में फाइनल होगा। पर अगर किसी के सपने बड़े हैं, किसी को लगता है नहीं मैं कुछ ज़्यादा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, तो वो अगर PO बनना चाहता है तो उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी देना। इंटरव्यू में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, हर कदम पे प्री मेंस इंटरव्यू, हर कदम पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो 1 एग्जामिनेशन एट अ टाइम हम फोकस करते हुए चलते हो तो आपको सिलेक्शन लेने में कोई परेशानी नहीं आती है। PO के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू के फाइनल मार्क्स को मिलाकर PO का सिलेक्शन तय होता है। तो ये तो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब इसमें से ये जो 3 सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। कोई भी प्रीलिम्स आप दे रहे हो, है ना, बैंक क्लर्क का दे रहे हो या PO का दे रहे हो, कोई भी प्रीलिम्स आप दे रहे हो, आप सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। मेंस एग्जामिनेशन में चौथा एडिशनल, इन तीनों के साथ साथ चौथा एडिशनल जनरल अवेयरनेस आपको मेंस में पढ़ना होता है, किसी भी एग्जाम, क्लर्क या PO। तो एग्जाम और सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। ओके, ये अगर क्लियर हो गया है तो एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, ये एग्जामिनेशंस है जो आप दे सकते हो। इसमें से SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SO, IBPS SO, RRB SO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, IBPS RR, ये 9 एग्जाम हर साल होते हैं, ये 9 एग्जामिनेशंस हर साल होते हैं, है ना। अब इसमें से कुछ कुछ एग्जामिनेशंस कभी कभार होते हैं, जैसे RBI असिस्टेंट होकर बहुत टाइम हो गया। RBI ग्रेड भी लगभग हर साल होता है। सेबी ग्रेड A का एग्जामिनेशन 2-3 साल में एक आध बार होता है। नाबार्ड ग्रेड A का भी एग्जामिनेशन 2-3 साल में एक आध बार होता है। RBI ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन, है ना, ये कभी कभार होता है। हर साल कुछ ना कुछ PGDBF के एग्जामिनेशंस होते रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, हर साल कुछ ना कुछ बैंक के होते रहते हैं। LIC AAO पिछले 2-3 साल से लगभग रेगुलर हो रहा है, लगभग, है ना। LIC ADO कभी कभार होता है। LIC असिस्टेंट मतलब 1-2 साल में होते रहता है। तो ये रेगुलर होने वाले एग्जामिनेशंस है। इन 9 एग्जामिनेशंस के साथ इनमें से कुछ कुछ एग्जामिनेशंस आते रहते हैं, है ना। तो ये एग्जामिनेशंस आप सेम सिलेबस के ऊपर दे सकते हो। बैंकिंग एग्जामिनेशन की यही सबसे खूबसूरत चीज है कि एक बार सिलेबस पढ़ लिया तो आपके सामने बहुत सारे एवेन्यूज खुले हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस, है ना। अब एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले रीजनिंग, ये सब्जेक्ट मैं खुद आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, है ना। तो रीजनिंग के सिलेबस को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है पजल, दूसरा है मिसलेनियस। पजल और मिसलेनियस में ये चैप्टर्स आपको है अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना। अब ये सारे के सारे चैप्टर्स प्लस पजल, है ना, ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे।
सारे प्रीलिम्स में, क्लर्क के प्रीलिम्स, पीओ के प्रीलिम्स। ये जो आखिरी में 3 चैप्टर लिखे हैं ये एक्सक्लूसिव मेंस के चैप्टर है, एक्सक्लूसिव मेंस। आपके बोर्ड पर जितना लिखा है सब मेंस में आएगा, सब A to Z, ये सब मेंस में आएगा। ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आएगा, ठीक। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब मैं बस आपके रीजनिंग के सिलेबस के इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दूं। देखो, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 30 मार्क की रीजनिंग आती है। इन 30 मार्क में से एक चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज 20 से 25 मार्क का है। 20 से 25 मार्क का वेटेज सिर्फ एक चैप्टर लेके बैठा है, उस चैप्टर का नाम है पजल। पजल के अंदर ये सब चैप्टर है, सब टॉपिक है, मेन चैप्टर पजल। सर 30 में से 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल लेके बैठा है रीजनिंग में। जिसने रीजनिंग में पजल कर डाला उसकी जिंदगी झिंगा लाला। आईबीपीएस पीओ में 35 मार्क की रीजनिंग आती है, 35 में से 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल के आएंगे। सेम सिनारियो मेंस में भी रहेगा। कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आप उठा के देखो, 50 से 60% वेटेज सिर्फ पजल का होगा। 50 से 60% का वेटेज सिर्फ और सिर्फ पजल का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रीजनिंग के सिलेबस में पजल। मैं एक सेशन आपको बताता हूं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिसने भी बैंकिंग करने का मन बना लिया उसको यूट्यूब पर यह सेशन देखना ही देखना है। 13 घंटे का सेशन है। यह सेशन करने के बाद किसी भी एग्जाम में कोई भी लेवल की पजल आपको परेशान कर नहीं सकती। इन 13 घंटे में पजल का सारा कुंडली खोल के रखा हूं। पूरे YouTube पर अवेलेबल पजल का ये दी बेस्ट सेशन है। ऐसा इसको देखने वाले बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं कुछ बोलता ही नहीं, है ना। मैं आपको बस बोलता हूं कि मुझे पता है, मेरे पिछले सारा का सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने इस एक सेशन में डाला हुआ है। इन 13 घंटों में पजल के A to Z रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना। ये सेशन यूट्यूब पर देखने के बाद पजल में आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। ये सेशन देखकर कंप्लीट हो गया, इसके प्रॉपर नोट्स बना लिए। सेशन कैसे देख, 13 घंटे एकदम देखना नहीं है, है ना। एक एक 1.5 घंटा कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है इसी वीडियो की शुरुआत में बताया। प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद सारा सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये दूसरा सेशन देखना है, 40 घंटे पजल्स। ये 2 लेक्चर कर लोगे, आपको किसी भी एग्जाम के कोई भी लेवल के पजल में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो आपके ये जो हर एग्जामिनेशन में 20-25 मार्क है वो श्योर शॉट कंफर्म हो जाएंगे सिर्फ 2 लेक्चर देख के। वो 40 घंटे का, ये 13 घंटे का, 53 घंटे के आसपास का कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक। तो सारे के सारे पजल के रूल्स वगैरह वहां से आप एकदम अच्छे से कवर कर लोगे। तो आपको ये मैंने बता दिया। ये कहां से पढ़ोगे? अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो टॉपिक का नाम यूट्यूब पर डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो। सिलोजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर, इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर, ऑर्डर एंड रैंकिंग वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है यूट्यूब पर डालो, वन शॉट बाय सचिन सर लिखो, तो सारी की सारी रीजनिंग आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रीजनिंग का ओवरऑल सिलेबस है। उसके बाद क्वांट के सिलेबस को 3 सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। एक स्पीड मैथ्स, दूसरा अरिथमेटिक, तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा गुणा भागाकार करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आज अभी बिना पढ़े आप सॉल्व कर सकते हो, पर एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट रहेंगे। अब 20 मिनट में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन से नहीं करने, उन 20 मिनट में किस तरीके से हम हमारे स्कोर को 25+ ले जा सकते हैं, ये ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको सीखने होते हैं। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, इसका मतलब यह नहीं कि 35 के 35 सॉल्व करने किसी के नहीं होते, है ना। तो आप 20 मिनट में पीओ के एग्जाम में 25 के आसपास अपना स्कोर लेके जा सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए स्पीड मैथ्स आपको बहुत कारीगर होगा। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जोड़ घटा गुणा भागाकार, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सिर्फ ये चीजें आपने अगर कर ली तो ये आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। उसके बाद रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर सीरीज होती है, जो अगर आपने कभी स्कूल या कॉलेज स्कूल लेवल पर एनटीएस के जैसे एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपको उनका आइडिया होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब ने सॉल्व करे हैं स्कूल में। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब ने सॉल्व करे हुए हैं। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेहतरीन टेक्निक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखने होते हैं, ताकि आप कम से कम समय में, मतलब
20 से 25 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। वो टेक्निक आपको यहां पे सीखने होता है। अरिथमेटिक में ये वही सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। परसेंटेज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, परसेंटेज आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, है ना, टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, उसके अलावा मेंसुरेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो अरिथमेटिक में वही सारे चैप्टर्स आते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस अब क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको उनके तौर तरीके थोड़े से सीखने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, किस तरीके से डेटा को अच्छे से टैकल करोगे, ये सारी चीजें आप अरिथमेटिक में सीखते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप है, टैब्यूलर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, मिक्स ग्राफ एंड मिसिंग डीआई। ये डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ टाइप्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब क्वांट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, आप कोई भी क्लर्क एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ्स, डीआई और स्पीड मैथ्स अगर हमने कंबाइन कर लिया, ये दो सेगमेंट अगर हमने कंबाइन कर लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ्स अगर हमने कंबाइन कर लिए, तो किसी भी क्लर्क में 20 से 25 मार्क आउट ऑफ 35 सिर्फ इन दो सेगमेंट से होंगे, डीआई और स्पीड मैथ्स से। 20 से 25 मार्क कंफर्म श्योर शॉट होंगे, मिनिमम 20 तो आंख बंद करके होंगे, है ना। तो ये 35 में से 20 से 25 मार्क दो सेगमेंट को कंप्लीट करने के बाद आता है। अगर मैं बात करूं पीओ की, तो पीओ में इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो अराउंड 20 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क आउट ऑफ 35 सिर्फ ये दो सेगमेंट से आता है। मिनिमम 20 मार्क आउट ऑफ 35 सिर्फ ये दो सेगमेंट से आएंगे। तो ये क्वांट का सिलेबस है। जैसे क्वांट का सिलेबस हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड करा, वैसे ही इंग्लिश का सिलेबस हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक वोकैबुलरी, दूसरा रीडिंग, तीसरा ग्रामर। तो वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स और उनके मीनिंग पता रखना। तो वोकैबुलरी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब। ये आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस है। अब वोकैबुलरी पढ़ने की भी ट्रिक होती है ना, मुझे पता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं खुद बैंक एग्जाम्स का स्टूडेंट रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया था, बहुत सारे लोग जानते होंगे, है ना। तो मुझे खुद पता है कि वोकैबुलरी में हम सबकी हालत क्या होती है। हाँ, आज वोकैबुलरी याद कर लिया, 10 दिन बाद भूल गए, ये हम सब के साथ होता है। हाँ, तो यहाँ पर वोकैबुलरी पढ़ने के ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर आप यहाँ पर सीखते हो, है ना, तो फिर आपको वोकैबुलरी में दिक्कत नहीं आती है। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, वर्ब, टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपको ग्रामर में पढ़ना है। अब कुछ क्वेश्चन आपके रीडिंग पर होते हैं, मतलब आप इंग्लिश कितना अच्छे से पढ़ सकते हो उसके ऊपर। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ही आता है। पैराजंबल आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, क्लोज टेस्ट, ये रीडिंग और वोकैबुलरी दोनों का कंपोजिशन है। क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए, तो आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस है। इंग्लिश में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? इंग्लिश में अगर हम रीडिंग और वोकैबुलरी, केवल आरसी, हर एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 मार्क के लिए आता ही है। मिनिमम 8 से 10 मार्क रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 30 मार्क की इंग्लिश अगर आती है तो 8 से 10 मार्क आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मिलने ही मिलने। वोकैबुलरी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो रीडिंग और वोकैबुलरी दो सेगमेंट कंबाइन करके 50% वेटेज इंग्लिश का बनता है, रीडिंग और वोकैबुलरी कंबाइन करके, है ना। तो ये इंग्लिश के लिए है। अब वैसे जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हो। जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आप आरबीआई के फंक्शंस पढ़ते हो, आरबीआई इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे कंट्रोल रखता है, हाँ, इन्फ्लेशन का, रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का क्या कनेक्शन होता है, इनकी मदद से मार्केट का इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल में कैसे लाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप यहां पर इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हो।
आप यहाँ पर जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे वो मैक्सिमम करंट अफेयर्स बैंकिंग फाइनेंस से ओरिएंटेड होगा। बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम में क्या हो रहा है, अगर कुछ सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स आ रही है तो वो किस किस सेगमेंट के लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हो। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करने का रीजनिंग के लिए, मैंने रीजनिंग के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि मैं खुद रीजनिंग में आपको गाइड करूंगा, है ना, इसलिए मैंने रीजनिंग में बता दिया कि यार ये 2 सेशन देखना, है ना। बाकी रीजनिंग के रेगुलर अपडेट के लिए सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल सर्च करना और उस टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ कनेक्टेड रहना। आगे के सारे बैंकिंग अपडेट्स, नोटिफिकेशन कब निकलता है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ये सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके, अब अगर ये हो गया है, अगर किसी को चाहिए नहीं सर मुझे एक बैच ज्वाइन करनी है, वो बैच अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर चीज़ें ढूंढूँ, है ना, लेक्चर देखते देखते बीच में नोरा फातेही का डांस दिख गया, नोरा फातेही के वीडियो पे क्लिक कर लिया, हाँ यूट्यूब पे आया था लेक्चर देखने, अब देख रहा हूँ नोरा फातेही को। अगर आप चाह रहे हो ऐसा डिस्ट्रैक्शन से बचो, है ना, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो, है ना। जिनको सिलेबस के बारे में जानना था वो यहां तक मैंने बता दिया। अब यहां से आगे सिर्फ वो लोग रुकेंगे जिनको बैच के बारे में जानना है ना। बाकी जिनको सिर्फ सिलेबस के बारे में जानना था, आपके सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। आपके लिए टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहेगा, सो टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब सिर्फ बैच की बात होगी इसके आगे। ये भी सिर्फ उनके लिए यार जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए मैंने सोर्स बता दिया। ओके, तो यहां पर वेद 2026 बैंकिंग बेस 0 to हीरो बैच, ये अगर बैच आप ज्वाइन करते हो तो 2026 में जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं वो सारे एग्जामिनेशन आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर पाओगे, प्रोवाइडेड इस बैच में बताई हुई हर एक चीज आपने अच्छे से फॉलो करी है। इस बैच में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस। अगर कुछ रीजन की वजह से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उस क्लास का रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। लाइव क्लास में देखते वक्त कुछ डाउट आया तो आप डाउट तुरंत चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे तो होता नहीं है कि डाउट आया, ध्यान से सुना है तो, हाँ ध्यान से सुना है तो डाउट आए ऐसा चांस बहुत कम होता है, फिर भी आए तो आप चैट में पूछ सकते हो, है ना। नहीं तो फिर आपके पास वो रिकॉर्डिंग रहेगा, बाद में उसको 1-2 बार और देख सकते हो। हाँ, फिर भी आपको लग रहा है यार नहीं चैट में भी मेरा डाउट सही से सॉल्व नहीं हुआ, बाद में देखकर भी मेरा डाउट सही से सॉल्व नहीं हुआ, तो आपके पास डाउट प्लेटफॉर्म होता है ना। 24/7 आपको यहाँ पर एक डाउट प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां पर आप अपना डाउट, आप रात के 2-3 बजे पढ़ रहे हो, 2-3 बजे डाल दो, टीम आपको 24 घंटे के अंदर आपके डाउट का रिप्लाई देती है ना। लाइव लेक्चर देखने के बाद आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिलते हैं। अब वैसे नोट्स तो हम दे देते हैं, पर मैं यह हाईली रिकमेंड करता हूं कि हर किसी के पास अपने खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, हर किसी के पास, है ना। तो हर किसी के पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, ये जरूरी है। तो लाइव लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिलते हैं रिवीजन करने के लिए। जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी मिलता है। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डीपीपी में जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और देखना यार मैंने लेक्चर में जो पढ़ा था क्या मुझे समझ में आया, क्या उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये भी हो गया, आपके ऐसे सारे चैप्टर पढ़कर हो गए, तो वैसे आपको बैच में टेस्ट भी मिलेंगे, प्री के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे, तो वहां से आप अपने आप का प्रिपरेशन जज कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बैच में मिलती है। तो बैच का ये बेनिफिट है कि ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलती है। तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच वेद 2026 अभी शुरू हुई नहीं है, ये बैच शुरू होने वाली है, आप इस बैच में अभी भी एनरोल कर सकते हो। सिर्फ रीजनिंग जिनको चाहिए, सिर्फ रीजनिंग, तो अनंत रीजनिंग एक वीडियो कोर्स है, सिर्फ रीजनिंग जिनको पढ़ना है। हाँ, इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़नी है तो अनंत रीजनिंग बैच आपको वीडियो कोर्स है, ये आपको फॉलो करना है, अनंत रीजनिंग का वीडियो कोर्स। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो बस इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं या मेरी टीम आपके डाउट्स का या प्रॉब्लम्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपके सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। इन केस आप बैंकिंग का फील्ड चूज करते हो और इन केस वो यूट्यूब वाले लेक्चर देख के आपको समझ में आता है यार यस इस इंसान की कही हुई बातें, इस इंसान के बताए हुए कॉन्सेप्ट मेरे भेजे में घुसते हैं और मेरे को बहुत अच्छे समझ में आता है, तो आपका सिलेक्शन होने तक एटलीस्ट हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, है ना।
कहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे? टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, सचिन सर बैंकिंग वाला। इस छोटे से वीडियो में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।